Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी, किताब का नाम है लैंगमैन और जो चैप्टर हम लैंगमैन का आज डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 4 और ये टॉपिक है सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट. आइए स्टार्ट करते हैं. सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वीक है बिकॉज इसमें बहुत सारी कैविटीज बनेंगी और बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल सी कि एमनियोनिक कैविटी, एक्स्ट्रासिलोमिक कैविटी और ऑल दीज इंपॉर्टेंट कैविटीज और ये बहुत ही कॉन्सेप्ट चैप्टर होने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो मेरा सजेशन आप सबको ये है कि ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट एम्ब्रियोलॉजी का समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर्स बड़ी आसानी से समझ में आएंगे. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. दिस चैप्टर गिव्स डे बाय डे अकाउंट ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ द सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट. तो ये हम डे बाय, जैसे लैंगमैन का पैटर्न है कि डे 8 पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर डे 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 तक जाएगा क्योंकि हम सेकंड वीक पढ़ रहे हैं. तो पूरा सेकंड वीक डे बाय डे इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, एक बात जो इन्होंने यहां पे लिखी है कि देयर आर कंसीडरेबल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ ग्रोथ हैव बीन फाउंड इवन एट दीज अर्ली. यानी आपको इस चैप्टर में जो चेंजेस पढ़ाए जाएंगे ऑब्वियसली एम्ब्रियो टू एम्ब्रियो ये मामला वेरी करते हैं. हो सकता है किसी एम्ब्रियो में जो चेंजेस आज मैं आपको डे 8 में पढ़ा रहा हूं वो डे 7 पे हो रहे हो, किसी में डे 9 पे हो रहे हो. सो देयर आर डिफरेंसेस व्हिच आर अवेलेबल देयर बट जनरल प्रिंसिपल्स यही है जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, आओ स्टार्ट करते हैं सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट. नाउ डे 8, सेकेंड वीक का जो पहला दिन है डे 8, उस पर क्या क्या चेंजेस होते हैं एम्ब्रियो में और यूट्रस में, आइए देखते हैं. एट द 8th डे ऑफ डेवलपमेंट द ब्लास्टोसिस्ट इज पार्शियली एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा. अच्छा, आप देखो दो चीजों की हम चेंजेस पढ़ रहे होंगे. एक हम बात कर रहे होंगे एम्ब्रियो की जिसको हमने नाम देना है ब्लास्टोसिस्ट क्योंकि इसमें कैविटी डेवलप हो जाएगी. पहले मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में कि एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा एम्ब्रियो से जिसको हमने मॉर्यूला कहा था और उसमें जब कैविटी डेवलप हो जाती है देन वी स्टार्ट कॉलिंग इट अ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट. तो एक तो एम्ब्रियो होगा, दूसरा यूट्राइन वॉल होगी जिसमें ये एम्ब्रियो एम्बेड होगा. तो अब से हम आगे जितना भी ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जी एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एम्ब्रियो के लेवल पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और यूट्राइन वॉल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, सो बिगिनिंग ऑफ 8 डे पे क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियल वॉल में एम्बेड होना शुरू हो जाती है. इट इज पार्शियली एम्बेडेड. डायग्राम देखते हैं यार. सो दिस इज द डायग्राम. ओके, थोड़ी सी ब्लर है बट एनीवेज चीजें जो समझानी है मुझे वो नजर आ रही हैं. ये सारी जो एरिया है दिस इज द एंडोमेट्रियल वॉल, ये पूरा एंडोमेट्रियम है. ठीक है, और ये जो चीज है दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट जो एंटर हो रहा है. आप देखें ये एंडोमेट्रियल वॉल की लाइनिंग है यहाँ, ये एंडोमेट्रियल वॉल की लाइनिंग है यहाँ और ये यूट्रस के ग्लैंड्स हैं, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है. आप देख रहे हो कैसे ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पेनिट्रेट कर रहा है, एम्बेड हो रहा है यूट्रस के अंदर. सो 8th डे पे ये पेनिट्रेशन पार्शियल एम्बेडिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, in the area over the embryoblast the trophoblast has differentiated into two layers. अब भाई हर वर्ड आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है. एम्ब्रियोब्लास्ट का क्या मतलब है? देखो एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं इस जगह को जहां एम्ब्रियो सेल्स डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, सो ऑल दिस ब्लू ग्रीन दैट बिट इज द एम्ब्रियोब्लास्ट. इसके ऊपर जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, ट्रोफोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो एम्ब्रियो के सेल्स नहीं है. मैंने आपको फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये बात पढ़ाई थी कि कुछ सेल्स वो होंगे जो पूरा एम्ब्रियो जनरेट करेंगे, सारा ऑर्गन सिस्टम जनरेट करेंगे. इन सेल्स को हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट. अच्छा, फिर वो सेल्स जो एम्ब्रियो जनरेट नहीं करेंगे लेकिन ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के अराउंड होंगे, दीज सेल्स आर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियोब्लास्ट के यूट्राइन साइट पर है, दोबारा पढ़ो, इन द एरिया ओवर द एम्ब्रियोब्लास्ट द यानी एम्ब्रियोब्लास्ट के ऊपर जो ट्रोफोब्लास्टिक एरिया है वो दो तरह के सेल्स बनाता है. एक सेल्स कहलाते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरे कहलाते हैं सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट. जरा डायग्राम देखते हैं और फिर ये बात मैं आपको समझाता हूं. सी नाउ this is the embryo area, this is the embryoblast area. You can see these are the cells which will develop into the embryo. इसके ऊपर ये पूरा ट्रोफोब्लास्टिक एरिया है. अब इसमें ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दो तरह के सेल्स बना रही है. एक वो सेल्स हैं जो सिंगल लेयर सेल्स हैं. दीज सेल्स अगर मैं इसकी बाउंड्री बनाऊं तो इस तरह से बनेगा. देखें सिंगल लेयर सेल, सिंगल लेयर सेल, ये उसमें एक न्यूक्लियस है मोनोन्यूक्लियर. ये पूरी कवरिंग है, यहाँ ये पूरी कवरिंग है. ऑल दिस कवरिंग विच इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल न्यूक्लियेटेड सेल और ये जो कवरिंग है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोब्लास्ट बट दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट. तो ये जो सिंगल न्यूक्लियस वाली कवरिंग है सेल की, दिस कवरिंग इज कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, और
फिर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो दिखने में लगते हैं जॉइंट सेल्स, यानी ये वो सेल्स हैं जिनकी बाउंड्रीज नहीं है। आप देखें ये वाले सारे जो डार्क ग्रीन सेल्स हैं, इनकी कोई सेलुलर बाउंड्रीज आपको नजर नहीं आती, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ अंदर घुस रहा है, कुछ पेनिट्रेट हो रहा है। कहां पेनिट्रेट हो रहा है? यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर। तो ये जो डेंजरस से सेल्स हैं जो बाकायदा पेनिट्रेट कर रहे हैं, इन सेल्स को नाम देते हैं सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सो ये आपको एक एक टर्म पता होना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजी में एक एक टर्म समझ में आएगा तो एम्ब्रियोलॉजी समझ में आएगी, वरना मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, सो दोबारा इस लाइन को पढ़ो। देयर इज एन इनर लेयर ऑफ मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स, ये रही इनर लेयर मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स की, इसको हम नाम देते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये बाहर की लेयर है जो पेनिट्रेट कर रही है, इसको नाम देते हैं सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, नाउ माइटोटिक एक्टिविटी या माइटोटिक फिगर्स आर फाउंड इन द साइटोट्रोफोब्लास्ट बट नॉट इन द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, यानी जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है उसमें माइटोटिक का जो प्रोसेस है, माइटोटिक फिगर्स हैं या माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो एक्टिवली नोटिसेबल नहीं होता। ठीक है, thus the cells in the cytotrophoblasts divide and migrate into the syncytotrophoblasts where they fuse and lose their individual cell membranes, यानी ये वाले जो सेल हैं syncytotrophoblasts के, ये खुद डिवाइड नहीं हो सकते, तो यहां से सेल डिवाइड होते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन लूज होती है और इस तरह ये जो syncytotrophoblasts है ये इनका नंबर बढ़ता चला जाता है, बट दे कैन नॉट डिवाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, सेल्स ऑफ द इनर सेल मास और द एम्ब्रियोब्लास्ट, मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो जब फर्स्ट वीक में डेवलप कर रहा था, सो देयर इज एन इनर सेल मास जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, एंड देन देयर इज एन आउटर सेल मास जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर्स बता दी, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो इनर सेल मास है यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट, इट आल्सो डिफरेंशिएट इनटू टू लेयर्स, इसकी भी दो लेयर्स बनती हैं। अ लेयर ऑफ स्मॉल क्यूबाइडल सेल्स एडजेसेंट टू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी एंड दिस लेयर ऑफ सेल इज नोन एज हाइपोब्लास्ट, अभी दिखाता हूं डायग्राम में, एंड अ लेयर ऑफ हाई columnar cells adjacent to the amniotic cavity and these are called the epiblast। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक सेल लेयर बन रही है एम्ब्रियो की, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट कहां है? इट्स अ लेयर ऑफ स्मॉल क्यूबाइडल सेल एडजेसेंट टू द ब्लास्टोसिस कैविटी। अब जरा डायग्राम देखें, मैं इसको रब करता हूं ताकि ये सारा मामला आपको क्लियरली मैं दिखा सकूं कि वेयर आर हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ओके, नाउ hypoblasts are lining a cavity, location याद रखें, hypoblasts are lining a cavity which is called the blastocyst cavity। so embryo में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि where is the blastocyst cavity, that is the blastocyst cavity, और इस blastocyst cavity को जो cells line कर रहे हैं, these lining cells are called hypoblasts। ठीक है, और फिर there is an amniotic cavity, ये amniotic cavity है व्हाइट वाली, इसको जो cells line कर रहे हैं, these blue cells, these are called epiblast। ठीक है, so there are hypoblast and there are epiblast। so hypoblasts are the yellow cells there and epiblast are these blue cells there। so hypoblast and epiblast are part of the embryoblast। okay, together the layer forms the flat disc, एक disc like appearance इसकी होती है। at the same time a small cavity appears within the epiblast, this cavity enlarges to become the amniotic cavity। epiblast cells adjacent to the cytotrophoblast are called amnioblast, together with the rest of the epiblast they line the amniotic cavity। तो आपको amniotic cavity पता होना चाहिए कि within the एपीब्लास्टिक सेल्स, जो ब्लू सेल्स हैं, ये एमनियोटिक कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो एमनियोटिक कैविटी बन रही है, ये ब्लू वाले सेल्स एपीब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, मैं कलर इसका चेंज करता हूं ताकि ये क्लियर नजर आए। ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर ब्लू सेल्स, दे आर एपीब्लास्ट। बीच में ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी। अब वो एपीब्लास्ट जो साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, इसकी तरफ ये वाले जो एमनियोब्लास्ट हैं या ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं, इनको कहते हैं एमनियोब्लास्ट। ठीक है, सो ये एक एक टर्म उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। दोबारा इसको पढ़ो जरा, देखो, द कैविटी लाइज ऑफ एमनियोटिक कैविटी। नाउ एपीब्लास्टिक सेल्स व्हिच आर एडजेसेंट टू द साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये एपीब्लास्टिक सेल्स हैं, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, तो ये वाले एपीब्लास्टिक सेल कहलाते हैं एमनियोब्लास्ट। दे आर कॉल्ड एमनियोब्लास्ट। सो every word should make sense कि साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, एपीब्लास्ट क्या है, एमनियोब्लास्ट किनको बोलते हैं। ओके, एक एक टर्म पता होना चाहिए और ये डायग्राम बड़े अच्छे से क्लियरली बता रही है। मैं क्विकली एक दफा दोबारा इस डायग्राम पे ये तमाम टर्मिनोलॉजीज रिव्यू कर देता हूं ताकि मामला वंस एंड फॉर ऑल बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल जाए। ठीक है, देखो बॉस, ये वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला जितना भी पार्ट है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है,
है। अब जो एम्ब्रियो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, डे 8 की हम बात कर रहे हैं, डे 8 पे एम्ब्रियो पेनिट्रेट कर रहा है और एम्ब्रियो में आपको पता है कि देयर इज एन इनर सेल मास, ये वाला सारा कहलाता है इनर सेल मास और ये जो बाहर सेल्स हैं ये कहलाते हैं आउटर सेल मास। आउटर सेल मास की दो लेयर्स बन जाती हैं, एक को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं और एक पेनिट्रेटिंग सेल्स हैं, इनको बोलते हैं सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये तो हो गया आउटर सेल मास। इनर सेल मास जो है वो भी दो लेयर्स में डिवाइड होता है, एक को हम नाम देते हैं हाइपोब्लास्ट, ये येलो वाले हैं, और एक कहलाते हैं एपिब्लास्ट, ये ब्लू वाले। फिर एपिब्लास्ट के अंदर ये कैविटी बनना शुरू हो जाती है जिसको एम्नियोटिक कैविटी बोलते हैं और वो एपिब्लास्ट जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के आसपास होते हैं यानी ये वाला एरिया, इनको नाम देते हैं एम्नियोब्लास्ट। तो हर आपको टर्म इस डायग्राम पे समझ में आना चाहिए। ये पूरा मामला होता है डे 8 पर, ठीक है जनाब, ये डे 8 पे मामला चल रहा है। दिस इज ऑल डे 8। अबाउट डे 9 पे देखते हैं क्या होता है। ब्लास्टोसिस्ट इज मोर डीपली एम्बेडेड, जाहिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब डे 9 पर ब्लास्टोसिस्ट इज मोर डीपली एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम एंड द पेनिट्रेशन डिफेक्ट इन द सरफेस एपिथेलियम इज क्लोज्ड बाय अ फाइब्रिन कोएगुलम। ना अब ये डायग्राम देखो यार, इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, अगर ये यूट्रस की लाइनिंग है तो यहां से ये ब्लास्टोसिस्ट पहले एंटर होना शुरू हुआ और अब पूरा एंटर हो चुका है। तो अब अगर इस डायग्राम के बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको डे 9 बताऊं तो वो इस तरह से है कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये ब्लास्टोसिस्ट एंटर हो गया है और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और यहां पे जहां से ये घुसा था अंदर, ये पूरा कवर हो जाता है एक फिब्रिन कोएगुलम से, यानी ये पूरी लाइनिंग कवर हो गई। तो टेक्निकली डे 9 पर पूरे का पूरा ब्लास्टोसिस्ट, ये जो पूरा गोला है ये अंदर एंडोमेट्रियम के जा चुका है, ठीक है। सो इट हैज नाउ बीइंग एम्बेडेड, ये पूरा पेनिट्रेट कर चुका है। अच्छा जी, अब द ट्रोफोब्लास्ट, अब ये यार ये पता होना चाहिए ट्रोफोब्लास्ट क्या है। ट्रोफोब्लास्ट मतलब आउटर सेल मास। इसके दो सेल टाइप्स हैं, एक को हमने नाम दिया था साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक को हमने नाम दिया था सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सो ट्रोफोब्लास्ट शोज कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट पर्टिकुलरली एट द एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल मतलब जहां पे एम्ब्रियो है, ये वाला पोल एम्ब्रियोनिक पोल, वेयर वैक्यूल्स अपीयर इन द सिंसाइटियम। दीज वैक्यूल्स फिर इसको लेक्यूलर स्टेज कहते हैं। ये बात समझाता हूं, लुक एट दिस डायग्राम। आपको इस डायग्राम पे हर चीज रिकॉग्नाइज करनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं ये सब क्या है, सो दिस इज एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम की वैस्कुलर सप्लाई है, यू नो, लैक्यूना इन लार्ज ब्लड वेसल्स, ये सब ब्लड वेसल्स हैं एंडोमेट्रियम की। ये पूरा गोला क्या है, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में दो तरह के सेल हैं। वन, दिस इज द इनर सेल मास, ये इनर सेल मास है और ये सारा जो है दिस इज आउटर सेल मास, ठीक है। अब ये जो आउटर सेल मास है, इस आउटर सेल मास को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में दो तरह के सेल्स हैं, एक ये वाली लेयर है जो कहलाती है साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक ये डार्क ग्रीन वाली लेयर है जो कहलाती है सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब देखो डे 9 पे क्या हो रहा है कि ये जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है उसमें कैविटीज बन रही हैं। आगे चल के होगा ये कैविटीज जो हैं ये इन ब्लड वेसल्स के साथ मिल जाएंगी और ये सारा ब्लड इन कैविटीज में आ जाएगा और इस ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो पूरी सप्लाई होना शुरू हो जाएंगी इस पूरे एम्ब्रियो को, ठीक है। सो ये वाली बात समझ में आ गई कि जब ट्रोफोब्लास्ट की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें वैक्यूल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और इस वक्त इसको हम डे 9 पर लेक्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आगे क्या बता रहा है कि एट द embryonic pole, meanwhile, the flattened cells probably originating from the hypoblast form a thin membrane and that membrane is now known as the exocoelomic membrane या Husser membrane that lines the inner surface of the cytotrophoblast। ये एक बहुत important चीज है। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, इस पूरे गोले को क्या बोलते हैं, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, ये सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। इसमें ये जो सेल, दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में ये जो लंबे लंबे ब्लू सेल्स हैं दे आर द एपिब्लास्ट और ये जो येलो सेल्स हैं दे आर द हाइपोब्लास्ट। होता ये है कि हाइपोब्लास्ट सेल से एक मेम्ब्रेन डेवलप होती है, दिस येलो मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। ये एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन इस पूरी ज़ाहिर कैविटी को देखें सराउंड कर रही है, दिस exocoelomic membrane is surrounding this cavity and now this cavity is known as exocoelomic या primary yolk sac, either it is called exocoelomic cavity और primary yolk sac, ठीक है। तो एक एक स्ट्रक्चर ना डायग्राम पे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये जो एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट के बीच में ये जो कैविटी है दिस इज द एम्नियोटिक कैविटी। तो अब तक अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कितनी कैविटीज बन चुकी हैं, दो नजर आ रही हैं। एक ये कैविटी है विच इज कॉल्ड द एम्नियोटिक कैविटी
कैविटी, दूसरी ये कैविटी है विच इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यॉर्क सैक या एक्सोसोलोमिक कैविटी। ठीक है, अब अगर आपसे ये सवाल करूं कि एम्नियोनिक कैविटी के अराउंड जो सेल्स हैं वो कौन से हैं, एपिब्लास्ट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि प्रिमिटिव यॉर्क सैक की अराउंड जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन कौन सी है, वो है एक्सोसोलोमिक मेम्ब्रेन। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके तो ये यहां तक हो गई। दिस मेम्ब्रेन टुगेदर विद द हाइपोब्लास्ट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द कैविटी व्हिच इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यॉर्क सैक। ये मैंने आपको बता दिया। सो डे 8 हो गया, डे 9 पर ये सारी दो कैविटीज बन गई। देखो पिछली अगर डायग्राम दिखाऊं डे 8 वाली अगेन, तो डे 8 वाली इस डायग्राम में आप देखें क्या क्या चीजें नहीं है डे 9 के कंपैरिजन में। एक तो ये जो एपिब्लास्ट के बीच में एम्नियोनिक कैविटी बनी थी ये काफी छोटी सी है। दूसरा यहां पर लेक्यूनी नहीं है। तीसरा यहां पे ये एक्सोसोलोमिक मेम्ब्रेन नहीं है। तो डे 8 से डे 9 पे जाते जाते ये सब चेंजेस हो गए। देखें दिस डायग्राम शुड बी वेरी क्लियर टू यू। बार बार वीडियो को रोक रोक के देखिए। ठीक है, अब आओ डे 11 12। आप कहेंगे डे 10 कहां चला गया, तो 9 और 10 पे बेसिकली ये चेंजेस हो रहे होते हैं डे 9 डे 10 पर। अब आइए डे 11 और 12 के चेंजेस देखते हैं। By 11th to 12th day of development, the blastocyst is completely embedded in the endometrial stroma and the surface epithelium almost entirely covers the original defect। यानी अब पता भी नहीं चलता कि यहां से कभी कोई चीज अंदर एंटर भी हुई थी। ये एंडोमेट्रियम की सरफेस लाइनिंग है। सो इट इज नाउ कंप्लीटली, ये पूरा जो गोला है ये ब्लास्टोसिस्ट था, ये ब्लास्टोसिस्ट पूरा अंदर चला गया। ठीक है, सो इट इज कंप्लीटली नाउ इन द यूट्राइन वॉल। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। द ब्लास्टोसिस्ट नाउ प्रोड्यूसेस अ स्लाइट प्रोट्रूजन इनटू द ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस। एक्चुअली यहां से थोड़ा सा प्रोट्रूजन निकलता है जो ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस में जाता है। ज़ाहिर है ये यूट्रस है और ये यूट्राइन वॉल है, तो यहां पे पूरा ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड है। तो ये वाली जो जगह है जहां पे ये ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड होता है वो एक बल्ज बनाता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। दिस इज द यूट्राइन कैविटी। तो यहां पे ये बल्ज बन रहा है। ठीक है, सो दैट्स द बल्ज। ऑब्वियसली इतना बड़ा ब्लास्टोसिस्ट अंदर वॉल के पड़ा हुआ है। नाउ द ब्लास्टोसिस्ट, ये बल्ज वाली बात हमने कर ली। नेक्स्ट इज द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट मैंने आपको बताया था आउटर सेल मास। पूरे एम्ब्रियोलॉजी में ये बात याद रखनी है कि एक इनर सेल मास है जो एम्ब्रियो बनाएगा और एक आउटर सेल मास है जो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। और ट्रोफोब्लास्ट के फिर कितने दो टाइप्स होती हैं, वन इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द अदर वन इज सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ओके। ट्रोफोब्लास्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेक्यूलर स्पेसिस। ये बात मैंने डे 9 पे समझाई है आपको। और अब ये कम्युनिकेटिंग नेटवर्क बना देते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, लुक एट दिस डायग्राम। ऑल दिस इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स हैं। ये जो डार्क ग्रीन है दिस इज द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये उसकी लेक्यूलर कैविटीज थी और अब ये मिक्स हो गई हैं एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स के साथ। तो यू कैन सी कि जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है उसके अंदर जो लेक्यूनल कैविटीज थी, मैं यहां कलर चेंज कर दूं ताकि आपको सही नजर आए, ये सारा ब्लड से भर चुका है। ऑल दिस इज नाउ फिल्ड विद द ब्लड एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ताकि इस ब्लड में जितने भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वो सब सप्लाई होंगे इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग डे 11 एंड डे 10 कि ब्लड कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप हो जाता है। सो फ्यूचर का प्लेसेंटा है ये बेसिकली। ये आगे चल के प्लेसेंटा बनाएगा, इसके जरिए ब्लड सप्लाई हो रही है। सो द इनिशियल ब्लड सप्लाई जो मैटरनल हमें मिलती है हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वो डे 11 डे 12 पे मिलना शुरू हो जाती है। Okay, now concurrently cells of the syncytotrophoblast penetrate deeper into the stroma and erode the endothelial lining। ये सब बात हमने कर ली। साइनसोइडल जो लेक्यूना है करेक्शन बन गया। यूट्रोप्रेसेंट सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई यूट्रस से और ये फ्यूचर का प्लेसेंटा है। सो ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, इन द मीन टाइम अब ये सुनो जी, न्यू पॉपुलेशन ऑफ सेल्स अपीयर बिटवीन the inner surface of the cytotrophoblast and outer surface of the exocoelomic cavity। very important boss, very very important। लोकेशन देखो जरा क्या है। लोकेशन है inner surface of cytotrophoblast and outer surface of exocoelomic cavity। look at this diagram। मुझे ये बताओगे इस डायग्राम में साइटोट्रोफोब्लास्ट कहां है? ये वाले लाइट ग्रीन। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट की इनर सरफेस ये होगी। सो दिस इज द इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, आउटर सरफेस किसकी? द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोसिलोमिक कैविटी। दिस इज द एक्सोसिलोमिक कैविटी, ये उसकी आउटर सरफेस है यहां पे। सो इस पॉइंट जो कि एक्सोसोलोमिक कैविटी है और इस पॉइंट जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट है, बीच में एक नए तरह के सेल्स बनते हैं। उन सेल्स को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और
इन्हीं डेज पर यानी डे 11 और डे 12 पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम है इसमें एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है. सून लार्ज कैविटीज डेवलप इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम व्हिच इज नाउ नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या chorionic cavity. Look at the diagram and I will explain one more time ताकि concept बिल्कुल crystal clear आपको हो जाए. Now, let me change the color. Okay, so we are looking at all this, you know, is the blastocyst. ये endometrium के अंदर penetrate कर चुका है. ये dark green is the syncytial trophoblast. These blood vessel connections are the beginning of placental formation. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ये वाली कैविटी का नाम मुझे बताओ, क्या नाम था इस कैविटी का? This cavity was known as primitive yolk sac या exocoelomic cavity. Exocoelomic cavity की लाइनिंग यानी ये जगह और साइटोट्रोफोब्लास्ट की लाइनिंग यानी ये जगह, इसके बीच में ये सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं विच आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम. और उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम के बीच में जो कैविटी बनना शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी स्लैश दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरियोनिक कैविटी. ठीक है, कोरियोनिक कैविटी. अब ये जो कोरियोनिक कैविटी है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोड्रम सेल्स थे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. वो सेल्स जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ हैं बाहर की तरफ दे आर कॉल्ड सोमैटिक मेसोड्रम, और जो अंदर की तरफ होंगे यानी प्रिमिटिव यॉर्क सैक की तरफ उन्हें हम कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोड्रम. ठीक है, सो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं कौन से डे पर? डे 11 और डे 12 पर इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं. एक और कैविटी बन गई. मैंने आपसे कहा था कि सेकंड वीक में बहुत सारी कैविटीज बनेंगी. अब इस वक्त इस डायग्राम में कौन कौन सी कैविटीज हैं चलो मुझे बताओ. दिस कैविटी इज नोन एज, व्हाट इज दिस कैविटी? एम्ब्रियोनिक कैविटी. दिस कैविटी इज नोन एज प्रिमिटिव यॉर्क सैक. एंड नाउ दिस थर्ड कैविटी इज नोन एज कोरियोनिक कैविटी. और जैसे जैसे अभी आगे दिन बढ़ेंगे तो ये पूरे जो अभी आपको छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं ना कैविटी के, ये सब एक बड़ी कैविटी बन जाएगी. ठीक है, सो विल लुक इनटू दिस. सो ये समझ में आ गई बात. अगर क्लियर नहीं है वीडियो को रोक के रिवाइंड करके दोबारा सुनो. ठीक है, तो डे 11 डे 12 पे काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं. नाउ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम lining the cytotrophoblast and amnion is called the somatic. ये हम पढ़ चुके हैं. सोमैटिक और स्प्लैंक्निक मेसोड्रम मैंने आपको बता दिया कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ सेल्स हैं वो कहलाएंगे these cells they are called somatic mesoderm, और जो इस कैविटी के प्रिमिटिव यॉर्क सैक की तरफ हैं वो स्प्लैंक्निक मेसोड्रम कहलाएंगे. सो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, सोमैटिक, एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, स्प्लैंक्निक. ठीक है. Now, growth of the bilaminar disc is relatively slow compared to that of the. आप देख रहे हैं कि अब तक जो आउटर सेल मास है यानी ये आपका एम्ब्रियो था और ये बाहर के सेल्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट है, उसमें नए नए सेल्स बन रहे हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस एट द सेकंड वीक. ठीक है. सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम मीनवाइल बिकम पॉलीहेड्रल, लोडेड विद ग्लाइकोजन, लिपिड्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फिल्ड विद द एक्स्ट्रा वेजेट. एंड बेसिकली हो ये रहा है कि जिस यूट्राइन एरिया में ये ब्लास्टोसिस एंटर हो रहा है, ये सारा यूट्राइन एरिया ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है. इट इज बीइंग लोडेड विद ग्लाइकोजन, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, एडिमिटस हो रहा है ताकि ये प्रिपेयर हो जाए इस पूरे एम्ब्रियो को होस्ट करने के लिए. ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली तैयारी चल रही है. घर पे भी दावत होती है तो कुछ करते हो ना यार, सामान मंगवाते हो, राशन मंगवाते हो, चीजें तैयार करते हो, तो यही सब आपकी यूट्रस भी कर रही होती है. और इस यूट्रस के बिहेवियर को कहते हैं डेसिडुअल रिएक्शन. तो इट्स अ गुड थिंग फॉर एम्ब्रियो ताकि उसको सारी न्यूट्रिएशन और सारी सप्लाईज मिल सकें. ठीक है, सो डे 11 और डे 12 वाज प्रीटी इंपॉर्टेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे. ओके, अब आते हैं जनाब डे 13 पे. व्हाट्स हैपनिंग? By the day 13th of development, the surface defect of the endometrium has usually healed. जो इसका surface defect है, आप ये देखो, ये पूरी endometrium की lining बन गई है और यहाँ पे कोई fibrin coagulum वगैरह कुछ भी नहीं है, तो complete patch up हो गया है. सही है, so ये पूरा heal हो गया. पिछली डायग्राम्स में देखो तो एक पैच होता था, यहाँ पे एक पैच होता था जिसमें सरफेस सेल्स नहीं थे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के सेल्स नहीं थे. इस डायग्राम में भी देखें यहाँ पे भी सेल्स नहीं थे, बट डे 13 पे यूजुअली ये कंप्लीटली पैचअप हो जाता है. ठीक है, पूरा हील हो गया ये. आगे देखें, ओकेजनली हाउएवर ब्लीडिंग अकर्स एट दिस इम्प्लांटेशन साइट. तो सेकंड वीक में यूजुअली डे 13 पर हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है और बाज लोग इसको मिस करते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से, बट दैट इज नॉट truly the menstrual bleeding. Okay, it's basically the sometimes it happens, not all the time, so this is something important to make note of. Now the trophoblast is characterized by villous structures, villi like structures बनते हैं. The cells of cytotrophoblast proliferate locally and penetrate into the syncytial trophoblast, और cellular columns of primary villi. अब डायग्राम में ये देखते हैं, you see these are the villous structure, these are called,
ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं बेसिकली साइटोट्रोफोब्लास्ट पेनिट्रेट कर रहा है और दे आर कॉल्ड प्राइमरी विलाय, ठीक है। सो विलाय विलस शेप स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन द मीन टाइम द हाइपोब्लास्ट, अब हाइपोब्लास्ट आपको पता होना चाहिए बॉस, मुझे बताओ इस पूरी डायग्राम में हाइपोब्लास्ट किधर है। पहले तो इस डायग्राम में जरा अगर मैं ये लेबलिंग मिटा दूं तो चीजें आइडेंटिफाई करो। ये वाली कैविटी कौन सी है, एमनियोटिक कैविटी। ये वाली कैविटी कौन सी है, ये मैं भी बताऊंगा कौन सी है, बिकॉज यू डोंट नो ये कैविटी कौन सी है। ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। बट दिस यू शुड नो, दिस इज एन एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के इमीडिएटली ये जो ब्लू सेल्स हैं दे आर द एपिब्लास्ट, और उसके नीचे ये वाले जो येलो सेल्स हैं दीज आर द हाइपोब्लास्ट। अब तो ये हाइपोब्लास्ट को रेफर कर रहा है यहां पे कि इन द मीन टाइम हाइपोब्लास्ट प्रोड्यूसेस एडिशनल सेल्स दैट माइग्रेट अलोंगसाइड द इनसाइड ऑफ द exocoelomic membrane. These cells proliferate and gradually form a new cavity within the exocoelomic cavity. This new cavity is known as secondary yolk sac, ठीक है। तो अभी तक एक primary yolk sac बना हुआ था, अब secondary yolk sac बनेगा, ये definitive yolk sac. This yolk sac is much smaller than the original exocoelomic cavity. During its formation, large portion of the exocoelomic cavity are pinched off. These portions are represented by the exocoelomic cyst, अभी दिखाता हूं डायग्राम में, which are often found in the extra embryonic coelom or the chorionic cavity. Now, डे 13 पर बेसिकली ये जो हाइपोब्लास्ट है उससे कुछ नए सेल्स बनते हैं, और अब पिछली अगर डायग्राम देखें डे 11 डे 12 की, सो दिस बिग वाज अ प्रिमिटिव यॉर्क सैक। तो अब ये हुआ है कि यहां से हाइपोब्लास्ट से सेल्स निकले और एक और छोटी कैविटी बन गई है। नाउ दिस स्मॉलर कैविटी इज नोन एज द सेकेंडरी यॉर्क सैक, सेकेंडरी यॉर्क सैक। और यहां पे जो बाहर इतनी बड़ी कोरियन थी, you had a big chorion there, that was the chorion, और ये पूरी जो chorion थी, chorionic cavity, this has now become big, this is the chorionic cavity। और जो actual प्रिमिटिव यॉर्क सैक था, ये जो प्रिमिटिव यॉर्क सैक है वो कहां गया, वो छोटा सा पोर्शन रह जाता है, एंड दिस इज नाउ नोन एज, दिस इज द प्रिमिटिव यॉर्क सैक जो कि एक्सोकोएलोमिक सिस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो देयर वाज एन एक्सोकोएलोमिक कैविटी, देयर वाज एन एक्सोकोएलोमिक कैविटी, दिस डिसअपीयर्स एंड दिस इज नाउ इनटू अ वेरी स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज दिस एक्सोकोएलोमिक सिस्ट, एंड देयर इज अ बिग कोरियोनिक कैविटी व्हिच इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, एंड देयर इज अ सेकेंडरी यॉर्क सैक। सो ये डायग्राम अब आपने याद रखनी है क्योंकि आगे बॉडी कैविटीज इससे डेवलप होंगी, ठीक है। सो इस डायग्राम में दोबारा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि व्हाट आर वी लुकिंग एट इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सो यू शुड नो दैट वी आर लुकिंग एट अ ब्लास्टोसिस्ट। ये पूरा जो गोला है दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। ये पूरी एंडोमेट्रियल वॉल है, ये ब्लड सप्लाई प्लेसेंटल सर्कुलेशन शुरू हो चुकी है, साइटोट्रोफोब्लास्ट विलाय बना रहे हैं। अब अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो ये वाली जो छोटी कैविटी है दिस इज कॉल्ड द एमनियोटिक कैविटी। ब्लू सेल्स आर द एपिब्लास्ट, दीज सेल्स आर द एपिब्लास्टिक सेल्स, एपिब्लास्ट। ये जो येलो सेल्स हैं दीज आर द हाइपोब्लास्ट सेल्स, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हाइपोब्लास्ट सेल्स से डे 13 में अब ये जो स्मॉलर कैविटी है इज कॉल्ड द सेकेंडरी यॉर्क सैक, एंड दिस बिग कैविटी नाउ इज द कोरियोनिक कैविटी, एंड दिस स्मॉल कैविटी नाउ इज द एक्सोकोएलोमिक सिस्ट, ठीक है। मेसोडर्म कहां गई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये रही, this is the somatic extra embryonic mesoderm, and this will be the splanchnic extra embryonic mesoderm, ठीक है। So mesoderm is there are 3 to 4 cavities, cavity 1, cavity 2, cavity 3 and cavity 4। ये चारों cavities आपको पता होनी चाहिए, right? Now meanwhile the extra embryonic coelom expands the chorionic cavity, ये बात हम कर चुके हैं कि chorionic cavity जो है वो साइज में काफी expand हो जाती है। The extra embryonic mesoderm lining the inside of the cytotropha is then known as the chorionic plate. The only place where the extra embryonic mesoderm traverses the chorionic cavity is the connecting stalk, okay? Or with development of the blood vessels, the stalk becomes the umbilical cord. This is the future umbilical cord. देखें, ये सारे जो brown cells हैं, ये सब mesoderm है, extra embryonic mesoderm. ये सारा somatic mesoderm है। अब जहां पर ये पूरा embryo, epiblast और hypoblast connect हो रहा है इस स्टॉक के जरिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म और स्प्लैंकनिक मेसोडर्म जो कनेक्ट हो रहा है कि स्टॉक के जरिए, इस स्टॉक को हम नाम देते हैं कनेक्टिंग स्टॉक, और ये है फ्यूचर की कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको अगर एक और एंगल से देखें इसी डायग्राम को, तो ये, अब जरा सुनिएगा इस बात को गौर से, ये पूरा जो एम्ब्रियो है, ये पूरे का पूरा एम्ब्रियो, दिस इज द होल एम्ब्रियो, यू सी, ये पूरा एम्ब्रियो हैंग कर रहा है कोरियोनिक कैविटी में। डज दैट मेक सेंस टू यू? इट शुड।
वरना दोबारा देखिए और समझिए इस बात को कि ये जो पूरा एम्ब्रियो है ये हैंग कर रहा है कैविटी में, कौन से कैविटी में, कोरियोनिक कैविटी में, और एक स्टॉक के जरिए सिर्फ कनेक्टेड है बाकी के ट्रोफोब्लास्ट के साथ, और वो स्टॉक कहलाती है कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है, और ये आगे चल के अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा. सो दिस इज ऑल हैपनिंग एट डे 13. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हुआ बेसिकली यहाँ पे सेकेंड वीक का, लेकिन मैं थोड़े से क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा क्विकली हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल कोरिलेट्स. ठीक है, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन इज अ कॉमन फिनोमिना कि जिस जगह पे इम्प्लांट होना है वहां नहीं हुआ, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. सिंक्साइटोट्रोफोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन इंक्लूडिंग दी एचसीजी, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज भी होता है ये हार्मोन. बाय द एंड ऑफ द सेकंड वीक क्वांटिटीज ऑफ दिस हार्मोन्स आर सफिशिएंट टू बी डिटेक्टेड बाय इम्यूनो एसिड्स, और इसीलिए जब इस टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि इफ समबडी इज प्रेग्नेंट और नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड HCG एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिंक्साइटोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, बिकॉज 50% ऑफ द इम्प्लांटिंग एम्ब्रियोज genome is derived from the father. It is foreign body that potentially should be rejected by the maternal system. ये बात जरा समझने की कोशिश करो. हमारा जो जीनोम है, जाहिर है जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एन ओवम एंड एन स्पर्म. सो जाइगोट के हाफ ऑफ द जीनोम इज फ्रॉम द फादर एंड हाफ ऑफ द जीनोम इज फ्रॉम द मदर, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 50% ऑफ द एम्ब्रियो इज अ फॉरेन पार्टिकल फॉर द फीमेल, है ना, क्योंकि वो जो फादर का जीनोम है वो फीमेल से बिल्कुल डिफरेंट होगा. सो 50% इसमें फॉरेन एलिमेंट मौजूद है और रिजेक्शन के चांसेस हैं, बट एक्चुअली वो होता नहीं है. उसके रीजन से भी हम डिस्कस करेंगे. अ प्रेग्नेंट वुमेन्स इम्यून सिस्टम नीड्स टू चेंज इन ऑर्डर फॉर हर टू टॉलरेट द प्रेगनेंसी. हाउ दिस अकर्स इज नॉट रियली वेल अंडरस्टूड, बट इट एक्चुअली हैपेंस. इट अपीयर्स दैट शिफ्ट फ्रॉम सेल मीडिएटेड टू ह्यूमोरल इम्यूनिटी अकर्स, दैट दिस शिफ्ट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम रिजेक्शन. जो रिजेक्शन का फिनोमिना है वो सेल मीडिएटेड फिनोमिना है, टी सेल मीडिएटेड फिनोमिना है, लेकिन फीमेल में देयर आर फाइन मॉड्यूलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम. बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर कि फीमेल डज अ लॉट इन ऑर्डर टू हार्बर द प्रेगनेंसी. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. ये कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट समटाइम्स अकर इवन विद इन द यूट्रस. नॉर्मली द ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट implants along the anterior or the posterior wall. ये normal position है anterior wall या posterior wall of the uterus पे. Occasionally the blastocyst implant close to the internal opening, internal os of the cervix, so that the later development placenta bridges the opening. इसे कहते हैं placenta previa. ये एक important serious चीज है because इससे life threatening bleeding हो सकती है डिलीवरी के दौरान. ठीक है, so that's placenta previa आपको पता होना चाहिए when the implantation of the blastocysts occur at the internal opening of the cervix. ठीक है, अच्छा, occasionally implantation takes place outside the uterus resulting in extrauterine pregnancy, or this is also called the ectopic pregnancy. यानी यूट्रस के अलावा अगर कहीं और जाके ब्लास्टोसिस्ट इम्प्रेग्नेट हो जाए तो उसे कहते हैं ectopic pregnancy. It may occur at any place in the abdominal cavity. ओवरी में हो सकता है, यूट्राइन ट्यूब्स में हो सकता है. 95% of the ectopic pregnancies occur in the uterine tube. यानी ये जो यूट्रस है और यूट्रस से कनेक्टेड यूट्राइन ट्यूब है और फिर यहाँ पे ओवरी है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होके यूजुअली पूरा ब्लास्टोसिस्ट ट्रेवल करता है और यूट्रस में आके इम्प्लांट करता है, लेकिन समटाइम्स ये यूट्राइन ट्यूब में ही इम्प्लांट कर जाता है. ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन साइट एक्चुअली. एब्डोमिनल कैविटी में डिफरेंट एरियाज पे भी इम्प्लांटेशन हो सकती है, इवन ओवरी के अंदर भी इम्प्लांटेशन हो सकती है. ठीक है, सो इट कैन हैपन बेसिकली एनीवेयर. देन ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, हाइडेटिफॉर्म मोल. व्हाट डज दैट मीन? इट इज लाइकली दैट मोस्ट एब्नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट वुड नॉट हैव प्रोड्यूस्ड एनी साइन ऑफ प्रेगनेंसी. देखो, अगर ब्लास्टोसिस्ट नॉर्मल है और वो नॉर्मली इम्प्लांट हुआ है, उसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट ठीक है, सिंक्साइटोट्रोफोब्लास्ट ठीक है, तो सारे हार्मोनल चेंजेस ठीक होंगे. अगर एब्नॉर्मल है तो जाहिर है ये सारे हार्मोन्स HCG वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, दीज एम्ब्रियोज प्रोबेबली वुड हैव बीन अबॉर्टेड इन द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो. तो अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये अबॉर्ट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. इन सम केसेस हाउएवर द ट्रोफोब्लास्ट डेवलप्स एंड फॉर्म्स द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स ऑल्दो देयर इज नो एम्ब्रियोनिक टिश्यू. Such a condition is called hydatiform mole. यानी हुआ ये कि
एक एम्ब्रियो फॉर एग्जांपल डेवलप हुआ, उसका साइटोट्रोफोब्लास्ट डेवलप हुआ, बट बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं हुई, सो एम्ब्रियो टिश्यू नहीं है, लेकिन साइटोट्रोफोब्लास्ट डेवलप कर रहा है और बहुत सारा बीटा एचसीजी भी प्रोड्यूस कर रहा है, सो दिखने में लग रहा है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन एक्चुअली कोई एम्ब्रियोनिक सेल्स नहीं है, ठीक है। इट सीक्रेट्स हाई लेवल्स ऑफ एचसीजी but there is no embryonic tissue, so this is called hydatidiform mole. Okay, this is called hydatidiform mole. It can become malignant, and then this is called choriocarcinoma. Not a very rare situation, we usually see that, ठीक है ना, अक्सर दिखता ही है। That's all genomic imprinting and all that we'll discuss when we do generic. So अगर summarize करूं पूरे के पूरे day 8 से लेके डे 13 तक यानी सेकंड वीक को, सो बेसिकली सेकंड वीक के अंदर बहुत सारी कैविटीज डेवलप हो रही हैं और सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और नए नए सेल्स बन रहे हैं, पर्टिकुलरली ट्रोफोब्लास्ट में। एक दफा समरी को रीड कर लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वीक द ब्लास्टोसिस इज पार्शियली एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, ये बात समझ में आती है। द ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। यूट्रोप्लेसेंटर सर्कुलेशन एस्टैब्लिश होती है बिटवीन द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स। इनर सेल मास जो है, यानी जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, उसमें ये दो सेल टाइप बनते हैं, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो सेल टाइप्स मिलके एक डिस्क शेप बनाते हैं, विच इज कॉल्ड द बाइलैमिनर डिस्क, क्योंकि दो सेल टाइप्स हैं, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट के बीच में एक कैविटी बनती है विच इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है ना। हाइपोब्लास्ट सेल्स कंटिन्यू विद द एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, तो एक प्रिमिटिव यॉर्क सैक बनता है। ये सब डायग्राम्स मैंने आपको समझा दिया है। Then you should know what is chorionic cavity, you should know what is extraembryonic mesoderm. So the second week is really important and implantation complete हो जाती है और सारे cell types बनते हैं। So end of second week पे how does the blastocyst look like is this diagram. So आपको ये diagram सोते जागते याद होनी चाहिए। second week की development के end पर ये बनता है और इस diagram के सारे structure आपको याद होने चाहिए। So if you remember that, that means you have done the second week very clearly. क्या क्या हुआ? इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुई, ये है यूट्रस, ये है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन का एस्टैब्लिशमेंट, ये बन गया प्राइमरी विलाय, साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेट कर रहा है। कैविटीज चार बताओ कौन कौन सी हैं? पहली कैविटी एम्ब्रियोनिक कैविटी, दूसरी कैविटी सेकेंडरी यॉर्क सैक, तीसरी बड़ी सी कैविटी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, चौथी कैविटी छोटी सी कैविटी एक्सोसोलोमिक। ये छोटी कैविटी कभी बड़ी भी थी लेकिन अब छोटी हो गई, ओके। तो ये चार कैविटीज पता होनी चाहिए। ये लाइट ग्रीन सेल साइटोट्रोफोब्लास्ट, डार्क ग्रीन सेल्स सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये ब्लू सेल्स एपिब्लास्ट, ये येलो सेल्स हाइपोब्लास्ट। तो ये सारे सेल्स के नाम पता होने चाहिए। एंड व्हाट इज द कनेक्शन? दिस एम्ब्रियो इज हैंगिंग इन द कोरियोनिक cavity and the connection is called the connecting stalk, which forms the future umbilical cord. Okay, so this is all about second week. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।